नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह राठौड़ आज आपके सामने एक जनरल साइंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे ही जनरल साइंस हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले ये जो 3 सब्जेक्ट है जनरल साइंस के जो पार्ट है वो दिमाग में घूमने लगते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो फिजिक्स का ही सबसे जो बेसिक चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है हमारा फिजिक्स का, जिसको हम कहेंगे, जिसका नाम है हमारे सामने यूनिट एंड मेजरमेंट। यानी कि ये जो आपका टॉपिक है ये फिजिक्स का बैकबोन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स के अंदर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे वो कोई भी चैप्टर आप पढ़ें, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ें, चाहे आप हीट एंड टेम्परेचर पढ़ें, चाहे आप वर्क, पावर एंड एनर्जी पढ़ें, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो, इन सभी को बेसिकली हम लोग कहते हैं ये हमारे भौतिक राशियाँ जिनको हम बोलते हैं। और इन सभी भौतिक राशियों का एक्यूरेट मेजरमेंट हमें बहुत ज़रूरी होता है। और मेजरमेंट के लिए आप सभी जानते भी होंगे, नहीं पता तो मैं यहाँ पे हम प्रॉपरली सारा ये टॉपिक हमारा डिस्कस करेंगे। जैसे कि बहुत सारे मेजरमेंट सिस्टम्स के अंतर्गत बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं, जिनमें से आता है FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो चैप्टर है वो किन किन भौतिक राशियों के बारे में, इस चैप्टर में किन किन भौतिक राशियों का मापन हम लोग करेंगे, आखिर भौतिक राशियाँ होती कितने प्रकार की हैं और इन भौतिक राशियों का यूजेस क्या होता है, कहाँ कहाँ इन भौतिक राशियों का कितनी कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं, इनका क्या क्लासिफिकेशन होता है, ये सारा 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि जो फिजिक्स है हमारी, हर चैप्टर में इन फिजिकल क्वांटिटीज का ही डिस्कशन होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर भौतिक राशियों के बारे में, यानी कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, तो इन भौतिक राशियों का क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करते हैं तो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो इनको 2 प्रकार से हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला जो प्रकार है इनके क्लासिफिकेशन का, वो प्रकार आपका रहेगा, हम लोग जो पहला क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं मापन और मात्रक के आधार पे। मापन व मात्रक के आधार पे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। और मापन और मात्रक के आधार पे जो इनका क्लासिफिकेशन होगा वो फिर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरी के अंदर, जिसमें से सबसे पहले आता है जिनको हम कहते हैं आधारभूत भौतिक राशियाँ। आधारभूत भौतिक राशियाँ, या हम कह सकते हैं इनको मूलभूत भौतिक राशियाँ भी हम इनको बोलते हैं। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इनको हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहेंगे हम इनको? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, इन सब के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। दूसरी कैटेगरी इसी के अंदर आती है, तो वो हमारा रहता है जिसको हम कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। क्या कहेंगे इनको हम? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। और ये जो व्युत्पन्न भौतिक राशियों को हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं इनको? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए तीसरी कैटेगरी जो इसी के अंतर्गत अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो तीसरी कैटेगरी जो हमारी रहेगी जिसको हम कहेंगे पूरक भौतिक राशियां। इनको हम कहते हैं पूरक भौतिक राशियां, यानी कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हम इनको कहते हैं। तो 1 बाय 1 इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होती है आखिर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, क्या होती है आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्या होती है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया वो सबसे पहली कैटेगरी का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। और जो मेजरमेंट हम लोग करेंगे, इन मेजरमेंट के लिए जो भी हमारे सिस्टम्स हमने डिफाइन किया है उन सब के अकॉर्डिंग हम लोग इनको 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। कभी कभी इनको ये भी कह देते हैं कि ये जो हमारे हैं ये मात्रक के प्रकार हैं, यानी कि आधारभूत भौतिक राशियों के मात्रक, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक, पूरक भौतिक राशियों के मात्रक। और जो दूसरी कैटेगरी में जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे वो क्लासिफिकेशन हमारा भौतिक राशियों का रहेगा, वो रहेगा दिशा व परिमाण के आधार पे। दिशा व परिमाण के आधार पे, यानी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। और अब कहें तो मोटे तौर पे यही हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये सभी जो मेजरमेंट है वो उन्हीं के थ्रू होता है। जिसमें से सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है अदिश भौतिक राशि। पहली जो फिजिकल क्वांटिटी जिसका क्या नाम है? अदिश भौतिक राशि, जिसको हम कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम क्या कहते हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और जो सेकंड कैटेगरी है इसी के अंदर जो रहेगी हमारी दूसरी कैटेगरी है जिसको हम कहेंगे सदिश भौतिक राशि।
सदिश भौतिक राशि, इसको हम कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग दो प्रकार से हम लोग उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, दो प्रकार से हम इनको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट एंड देयर यूनिट्स, डिवाइड इन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ देयर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पहली है आधारभूत भौतिक राशि, दूसरी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, या हम इसको कहेंगे दूसरी जो कैटेगरी रहेगी हमारी, जिसको हम कहेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि, और तीसरी रहेगी हमारी पूरक भौतिक राशि। देखो आगे हम पढ़ेंगे तो जो आधारभूत भौतिक राशि है ये बेसिकली 7 प्रकार की होती है। 7 प्रकार के अगर हम देखें तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है भौतिक राशियाँ, जिसमें 7 कौन कौन सी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा 3 कैटेगरी, जैसे कि लंबाई हुई, द्रव्यमान हुआ, आपका तापमान हुआ, समय हुआ, विद्युत धारा हुई, पदार्थ की मात्रा हुई, आपका ये लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता जिसको हम बोलते हैं, ये सारी कैटेगरी जो है वो आधारभूत भौतिक राशियों में आते हैं। आधारभूत भौतिक राशियों का मतलब होता है कि ऐसी भौतिक राशियां जिनका निर्माण स्वतंत्र रूप से हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो भौतिक राशियां वो किसी की मदद से मिलकर नहीं बनी है, इनकी खोज स्वतंत्र रूप से हुई है। आप सभी जानते हैं कि जो समय की गणना अगर की गई तो वो भी स्वतंत्र रूप से की गई, अगर लंबाई की गणना दूरी मापने के लिए जो की गई तो वो भी किस स्वतंत्र रूप से की गई। तीसरी कैटेगरी अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान की गणना भी जो की गई थी वो भी स्वतंत्र रूप से की गई थी। अब दूसरी कैटेगरी जो रहती है वो हमारे रहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम लोग एक बाउंड नहीं कर सकते कि 2 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी। जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कितनी भी हो सकती है। हमारी फिजिक्स में मोस्टली आप देखोगे सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ही है। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या व्युत्पन्न भौतिक राशियां जिनको हम कहते हैं, इनकी डेफिनेशन अगर हम देना चाहेंगे तो इनकी डेफिनेशन सिंपल सी होती है कि ऐसी भौतिक राशियां जिनका निर्माण आधारभूत भौतिक राशियों के सहयोग से हुआ। कहने का मतलब ये जो भौतिक राशियां होती हैं वो कहीं ना कहीं इन आधार भौतिक राशियों के सहयोग से बनती है। जैसे या तो किसी एक आधारभूत भौतिक राशि का अगर हम किसी दूसरी भौतिक राशि से गुणा कर दें, या किसी एक आधारभूत भौतिक राशि में किसी दूसरी भौतिक राशि का हम भाग दे दें, या दोनों ही कॉम्बिनेशन के जरिए हमें एक तीसरी भौतिक राशि मिलती है, वो हमारी कहलाती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहां पर चाल की, हमने जो 7 भौतिक राशियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मोस्टली मैंने आपको बताया, अभी आगे भी हम पढ़ेंगे क्या होती है, इनकी डेफिनेशन भी मैं आपको लिखाऊंगा आधारभूत भौतिक राशि की। तो उनमें 7 जो भौतिक राशि जैसे कि लंबाई था, समय था, द्रव्यमान था, तापमान था, विद्युत धारा थी, पदार्थ की मात्रा है, ज्योति तीव्रता है, कहीं पे भी आपने चाल का नाम नहीं सुना। लेकिन आप सभी जानते हैं जैसे ही चाल का अगर आप एक फॉर्मूला लिखोगे या डेफिनेशन दोगे तो आप सभी जानते हो कि चाल होता है हमेशा दूरी बटा समय। दूरी आप सभी जानते हो कि दूरी का मेजरमेंट जो होता है वो हमेशा किसके अंदर होता है, मीटर में, और जो समय का मेजरमेंट होता है वो हमेशा किसके अंदर होता है, सेकंड में। तो आप सभी जानते हो कि जो मीटर जो मेजरमेंट है किसका, लंबाई, और लंबाई किस लिए जरूरत पड़ती है हमें, दूरी मेजरमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर ये मीटर और जो सेकंड है, मैंने यही बताया था कि व्युत्पन्न भौतिक राशियों में आधारभूत भौतिक राशियों के संयोग से बनते हैं। यहाँ पे एक भौतिक राशि है दूरी, जो लंबाई आप जिसको कह सकते हो मीटर, दूसरी है आपकी सेकंड जिसका मात्रक सेकंड है। मीटर में सेकंड का भाग देते हैं तो हमारे पास तीसरी कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं चाल, और ये चाल हमारी कहलाती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। और अगली जो हम पढ़ेंगे वो है आपकी पूरक भौतिक राशियां, और ये पूरक भौतिक राशियां 2 आती हैं, और इन 2 में आपने नाम सुना होगा, जिसमें से सबसे पहली एक भौतिक राशि जिसका नाम है रेडियन, और दूसरी है आपकी स्टेरेडियन। ये रेडियन स्टेरेडियन बेसिकली ये जो है, ये रेडियन का जो हम उपयोग करते हैं वो आप करते हैं समतलीय कोण के मापन में, और स्टेरेडियन का हम उपयोग करते हैं वो किस में करते हैं, आपका ठोस कोण के मेजरमेंट में। वैसे अगर मैं कोण की बात करूं तो कोण की कोई राशि नहीं होती है, कोण की कोई भी राशि नहीं होती है, लेकिन अगर हमें किसी समतल के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी आपकी जो प्लेन ज्योमेट्री की अगर हमें गणना करनी होती है, उसका किसी एंगल को हमें डिफाइन करना होता है तो हम उसको डिफाइन करते हैं रेडियन में। बट किसी सॉलिड एंगल की अगर हमें डेफिनेशन देनी होती है, सॉलिड एंगल के बारे में अगर हमें बताना होता है तो हम उसका मेजरमेंट हमेशा करते हैं स्टेरेडियन के अंदर। क्लियर? चलिए आगे फिर हम पढ़ेंगे अदिश राशि और सदिश राशि। क्या होता है अदिश राशि, क्या होती सदिश राशि, 1 बाय 1 हम लोग इन सब को डिस्कस करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मापन और मात्रक के आधार पे, और मापन और मात्रक के आधार पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आधारभूत भौतिक राशियों के बारे में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो साथ साथ। कैसे? जैसे लिखिए आधारभूत भौतिक राशि,
आधारभूत भौतिक राशियां, तो इसमें एक लाइन में आप लिख सकते हो स्वतंत्र भौतिक राशि, स्वतंत्र भौतिक राशियां जिनका निर्माण स्वतंत्र रूप से हुआ हो, यानी जो किसी अन्य की मदद से जिनका निर्माण नहीं हुआ, वो क्या कहलाती है आपकी आधारभूत भौतिक राशियां। देखिए हम सभी भौतिक राशियों को यहां पे आप सभी जानते हो कि हमारे पास एक पद्धति होती है एसआई सिस्टम, तो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे एसआई सिस्टम क्या होता है, पीएस सिस्टम क्या होता है, सीजी सिस्टम क्या होता है। लेकिन ये जो 7 भौतिक राशियां होती हैं, ये अगर हम बात करें तो कुल कितनी होती है, 7 होती है। तो इन सब का हम एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें, एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, या हिंदी में कहेंगे अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, उसके अकॉर्डिंग इनका मात्रक भी हम लोग लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो एक तरफ यहां पे लिख लेते हैं हम लोग भौतिक राशि, इधर हम लोग लिख लेते हैं उसका मात्रक, और मात्रक में कैसा मात्रक हम लिखेंगे, एसआई मात्रक, और उसको दर्शाने का जो चिन्ह है वो हम लोग साथ साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो भौतिक राशि आती है वो आपकी आती है लंबाई, लंबाई जिसको हम कहते हैं लेंथ। इसका मेजरमेंट हमेशा हम लोग किस में करते हैं, मीटर, और मीटर को हम दर्शाते हैं किससे हैं, एम से दर्शाते हैं। ओके, अगली जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे वो है द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम इंग्लिश में कहते हैं मास, और इसका मेजरमेंट हमेशा हम करते हैं किलोग्राम में। किसमें करते हैं, किलोग्राम में हम इसका मेजरमेंट करते हैं, और किलोग्राम को हम किससे दर्शाते हैं, केजी से दर्शाते हैं। तीसरी कैटेगरी जो रहेगी हमारी वो यहां पर रहेगी जिसको हम कहेंगे समय, समय जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टाइम। और जो समय है, इस समय को हम लोग जो मापन करते हैं समय का वो हमेशा करते हैं सेकंड में, और सेकंड को हम एस से दर्शाते हैं। ओके, जो फोर्थ जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कहेंगे यहां पर तापमान। देखो ये मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो सभी का ऐसा ही मात्रक लिखता हूँ। तापमान की अगर बात करेंगे तो तापमान का मेजरमेंट हम अदर स्केल्स में भी करते हैं, जैसे कि फारेनहाइट स्केल हुआ, दूसरा आपका डिग्री सेल्सियस स्केल हुआ, र्यूमर स्केल हुआ, रेनकाइन स्केल हुआ। बट यहाँ पर जो तापमान का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करते हैं या जो बेसिक सवाल भी अगर थ्योरेटिकल पूछता है तो वो ज्यादातर ऐसा ही मात्रक ही पूछता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति का जो मात्रक है, जो स्टैंडर्ड है, जिसके अंतर्गत हमारा मेजरमेंट को एक सही मेजरमेंट माना गया है, वो माना जाता है, तो वो हमेशा ऐसा ही मात्रक ही पूछा जाता है। यानी कि तापमान का मात्रक होता है केल्विन, और केल्विन को हम दर्शाते हैं के से। ओके, नेक्स्ट जो अगला जो हमारा रहेगा जिसको हम कहेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक करंट। और जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारा, इस इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक जो होता है वो रहता है एम्पियर, और एम्पियर का यहाँ पे हम लोग जो दर्शाते हैं एम्पियर को वो कैपिटल ए से दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो 6th नंबर का जो फिजिकल क्वांटिटी है, तो 6 नंबर की फिजिकल क्वांटिटी हमारी रहेगी ये 6ठे नंबर की फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं ज्योति तीव्रता। क्या कहते हैं इसको, ज्योति तीव्रता भी कह सकते हैं इसको, या हम इसको बोलते हैं प्रकाश की तीव्रता भी लिखा हुआ आ सकता है, प्रकाश की तीव्रता, या इसकी जगह एक वर्ड आता है प्रकाश की प्रदीप्तता, प्रकाश की प्रदीप्तता। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या कहते हैं इसको, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो हमेशा करते हैं किसके अंदर, कैंडेला के अंदर। इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, कैंडेला, और कैंडेला को हम दर्शाते हैं सीडी से। ओके, तो ये 6 फिजिकल क्वांटिटी हमारी हो चुकी है यहाँ पर। अगली फिजिकल क्वांटिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस की कमी है। तो जो 7th फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारी रहेगी जिसका नाम है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसका इंग्लिश में हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या कहते हैं इसको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो किस में करते हैं, मोल में, और मोल को किसे दर्शाते हैं, MOL, इस तरीके से लिख के हम लोग दर्शाते हैं। यानी कि ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी खोज स्वतंत्र रूप से हुई है, इनका मेजरमेंट
स्वतंत्र रूप से हुआ है, ये किसी अन्य की मदद से मिलकर नहीं बनी है, इसलिए हम इनको बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग इनको कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़े तो चलिए इसके बाद हम अगले जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि, जो व्युत्पन्न भौतिक राशि या जिसको हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो डिराइव्ड वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, डिराइव करना, डिराइव करना मतलब जिनका निर्माण करना, और निर्माण करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। बिना किसी की सहायता से हम किसी चीज का निर्माण नहीं कर सकते। अगर हमें किसी चीज को जनरेट करना है, किसी चीज का अगर हमें डेवलपमेंट करना है, तो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो जो डिराइव्ड का मतलब है कि इनका निर्माण हुआ है और वो किसी न किसी की सहायता से हुआ है। तो जो व्युत्पन्न भौतिक राशियों की परिभाषा आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर जिनका निर्माण आधारभूत भौतिक राशियों के सहयोग से हुआ, आधारभूत भौतिक राशियों के सहयोग से हुआ हो। यानी कि थोड़ा सा अगर हम इसको और डिस्क्राइब करें, यानी कि जिनका निर्माण आप कह सकते हो, जिनका निर्माण मूलभूत, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मूलभूत और आधारभूत बात एक ही है, यानी कि फंडामेंटल की मैं बात कर रहा हूं। जिनका निर्माण मूलभूत भौतिक राशियों के आपस में गुणा करने या भाग देने से हुआ हो, उन सबको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे बात करता हूं चाल की, चाल आप सभी जानते हो कि चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा समय, यानी कि जो स्पीड जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, यानी इसकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आप सभी जानते हो कि डिस्टेंस का मेजरमेंट हम लोग जो करते हैं वो किस में करते हैं, मीटर में, और टाइम का मेजरमेंट हम किस में करते हैं, सेकंड में। तो आप कह सकते हो कि जो चाल की जो यूनिट होगी, जो मात्रक होगा, वो क्या होगा आपका, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये इसका मात्रक हो। ऐसे ही अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्षेत्रफल, आप किसी भी चीज का एरिया निकालते हो, एरिया अगर मैं बात करूं तो एरिया में आप जो रिप्रेजेंट करते हो वो किसी न किसी यूनिट के, जैसे कि आप लिखते हो कोई भी एरिया आप लिखते हो या तो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। तो आपने यहाँ पे लिखा वर्ग मीटर, तो वर्ग मीटर, या आप इसको कह सकते हो वर्ग मीटर बोल दीजिए, या हम इसको बोल सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो आप जैसे ही मीटर स्क्वायर लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, मीटर गुणा मीटर। और मीटर मेजरमेंट किसका है, लंबाई का, और ये मीटर भी किसका मेजरमेंट है, लंबाई का। यानी कि दो लंबाई के मात्रकों को या दो लंबाई के अगर आपस में हमने गुणा किया तो हमें क्या मिल गया, एक एरिया मिल गया। और बाकी डिपेंड करता है आप एरिया निकालने के जो बेसिकली फॉर्मूला, लेकिन जैसे ही एरिया आप निकालते हो तो सबके बाद में आगे जो भी आपका रिजल्ट आता है उसमें जो वैल्यू के साथ आप क्या लिखते हो, हमेशा वर्ग मीटर या आपका वर्ग सेंटीमीटर, या उसकी जगह लिखा हुआ था मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल आता है ये तीसरी कैटेगरी है, लेकिन ये बनी किससे है, आधारभूत भौतिक राशियों से ही बनी। तो इसलिए क्षेत्रफल क्या बन गया, हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशि। ऐसे ही हम लोग चलते हैं यहाँ पे वेग, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी आप सभी जानते हो कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं विस्थापन बटा समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, और जो समय है उसको हम इंग्लिश में टाइम कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है आपका, ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेग का सूत्र। आप सभी जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की दूरी ही है। आगे हम पढ़ेंगे जब मोशन वाला चैप्टर आएगा हमारा, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी गति के नियम या फोर्स, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, तो तब हम लोग इनके बारे में और डिटेल में जानेंगे। आखिर चाल क्या होता है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, इनके बारे में अंतर क्या होता है, इन सब के बीच में दूरी और विस्थापन में क्या क्या अंतर, ये सारी चीजें हम वहाँ पे भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो विस्थापन जो है वो भी बेसिकली एक दूरी ही होती है। किस तरीके की दूरी होती है तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दूरी अगर है तो दूरी का मापन हमेशा हम किस में करते हैं, मीटर में, और जो समय है समय का मापन हम किस में करते हैं, सेकंड में। तो आपने देखा होगा कि जो वेग और चाल दोनों है, दोनों का मात्रक सेम होता है, लेकिन दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती।
दोनों सेम भौतिक राशियां नहीं होती हैं। थोड़ा सा चलता है, थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे साइड में लेके चलता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दूरी की और मैं बात करूँ यहाँ पर विस्थापन की, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है उसके बारे में अगर हम बात करें। देखिए, मान के चलो कि ये हमारे पास एक बिंदु है ए, यहां से कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है। आप सभी जानते हैं कि ये हमारे पास एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट हम लोग इसी तरीके से करते हैं। नॉर्थ साइड ऊपर की तरफ, साउथ जो होता है वो नीचे की तरफ हम दर्शाते हैं। अब देखिए, मान के चलो कि कोई भी व्यक्ति है वो यहाँ ए बिंदु से चला और वहां पे वो ई बिंदु से ईस्ट की तरफ मान के चलिए उसने 5 मीटर की दूरी तय करी, फिर वो यहां से मुड़ गया नॉर्थ की तरफ भी उसने 5 मीटर की दूरी तय करी। उसके बाद वहां से वो मुड़ गया यहाँ पे वेस्ट की तरफ और यहाँ पे उसने 2 मीटर की दूरी तय करी। और फाइनली जो उसका डेस्टिनेशन पॉइंट था, यानी जहां पे उसको जाना चाहिए था, वो दूरस्थ बिंदु उसका बी पे ही। तो देखो, जाने का जो इसका जो मार्ग उसने तय किया तो मार्ग टोटल जो उसने तय किया तो वो कितना चला, पहले 5 मीटर चला, फिर यहाँ 5 मीटर चला, फिर यहाँ 2 मीटर चला, यानी कि ये तो उसकी क्या कहलाती है, कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी होगी इसकी, 5 और 2, यानी टोटल कितनी होगी यहाँ पर ये, इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल ये दूरी इसकी 12 मीटर होगी। यानी कितना उसने क्षेत्र कवर किया, ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में कितने समय, इतने जो आपका कितना क्षेत्र जो उसने कवर करता है वो टोटल क्षेत्र उसका कहलाता है दूरी। लेकिन यहां से वो ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ वो सीधा भी जा सकता था, यानी यहां से डायरेक्ट भी एक सीधी दूरी, एक शॉर्टकट भी है। तो विस्थापन, ये जो शॉर्टकट है ये आपका कहलाता है विस्थापन। तो विस्थापन की परिभाषा अगर हम देना चाहेंगे तो क्या देंगे, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य सीधी दूरी, या प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो न्यूनतम दूरी है, वो न्यूनतम दूरी हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन। और जैसे ही न्यूनतम दूरी, आप सभी जानते हो कि न्यूनतम दूरी में अपने आप में कहीं ना कहीं दिशा दी गई होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि कोई भी मान के चलिए कि जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी है, कहीं ना किसी दूरी के, अगर मैं लिखूं यहाँ पर कि मेरा जो ए बिंदु है वो ये मूल बिंदु है और बी जो है वो मेरा यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे शो कर रहा है वो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में गिवन है, आप सभी जानते हो। अब वहां घूमने के लिए आप कहीं से घूम के भी जा सकते हो और सीधा भी जा सकते हो। तो अगर सीधी दूरी है तो वो विस्थापन कहलाती है, और अगर आप घूम के जा रहे हो, एक लंबा क्षेत्र आप कवर कर रहे हो, तो वो टोटल आपकी क्या कहलाती है, कुल दूरी कहलाती है। क्लियर। तो आप यहां पर दूरी में कहीं पर भी दिशा नहीं होती, दूरी में केवल परिमाण होता है। आप 12 किलोमीटर की दूरी तय करो या 5 किलोमीटर की दूरी तय करो या 6 किलोमीटर की दूरी तय करो, तो वो टोटल कवरिंग एरिया आपकी वो दूरी कहलाएगी। बट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मिनिमम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपके कहलाता है विस्थापन। तो विस्थापन में दिशा गिवन होती है। आप इसको ये भी कह सकते हो कि जो दूरी है हमारा वो अदिश राशि होती है और जो विस्थापन है वो हमारा सदिश राशि होती है। अब अदिश और सदिश के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है अदिश, मतलब जिसमें परिमाण केवल हो, दिशा नहीं हो, वो कहलाता है आपकी अदिश राशि, यानी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। यानी ऐसी भौतिक राशियां जिनका मेजरमेंट अगर हम करने बैठे तो केवल हमें परिमाण पता हो। परिमाण का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो 5 किलोमीटर जाना है, 6 किलोमीटर जाना है, 7 किलोमीटर जाना है, या मेरे पास 5 ग्राम कोई भी द्रव्यमान का कोई पदार्थ मेरे पास रखा हुआ है, बट इसमें कहीं पर भी दिशा गिवन नहीं होती। अब दिशा नहीं है तो वो अदिश है। लेकिन वहीं पर अगर आपने कह दिया कि मुझे 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाना है या 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, कहीं ना कहीं दिशा गिवन हो उस मापन के अंदर, तो वो आपकी क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है, सदिश भौतिक राशि वो कहलाती है। तो इस अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड कर आगे पढ़ेंगे, इनके बारे में लिखेंगे भी। अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है। यहाँ आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है उनका निर्माण किससे होता है, व्युत्पन्न भौतिक राशियों का निर्माण आधारभूत भौतिक राशियों के सहयोग से होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी वो कहलाएगी आपकी पूरक भौतिक राशि। तो पूरक भौतिक राशि क्या होती है वो हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट, पूरक भौतिक राशियां जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, देखिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में आप कह सकते हो इन भौतिक राशियों का निर्माण न तो आधारभूत भौतिक राशियों से,
और ना ही व्युत्पन्न भौतिक राशियों से हुआ है। ना ही व्युत्पन्न भौतिक राशियों से हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो टोटल होती है वो दो प्रकार की होती है, जिसमें से सबसे पहले आती है रेडियन। रेडियन जो मात्रक है हमारा, वो बेसिकली जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो किसका करते हैं, आप लिख सकते हो समतलीय कोण। अगर किसी समतलीय कोण का मापन करते हो आप लोग, तो वो समतलीय कोण का मापन हमेशा हम किसके अंदर करते हैं, रेडियन के अंदर, और इसको हम किससे दर्शाते हैं, RAD, इस फॉर्मेट में हम इसको लिखते हैं। दूसरी जो भौतिक राशि है जिसको हम बोलते हैं, जो मापन हम लोग करते हैं वो करते हैं ठोसीय कोण का, और जो ठोसीय कोण का मापन हमेशा हम करेंगे किसमें करेंगे, स्टेरेडियन के अंदर कर देंगे, स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन को हम SR से दर्शाते हैं। क्लियर? तो समतलीय जिसका मेजरमेंट हम रेडियन में करते हैं, ठोसीय कोण जो है उसका मापन हम किसमें करते हैं, स्टेरेडियन। देखो समझते हैं, मान के चलिए मेरे पास ये यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये जिसकी आंख है, ये हमारे पास एक बोर्ड है, एक प्लेन है। इस प्लेन में मान के चलो एक रेखा खींची हुई है। अगर हमें ये बताना है कि ये रेखा, ये जो लाइन है वो कितने डिग्री के कोण पर है, किसी प्लेन के सापेक्ष अगर हमें बताना होगा, तो आप सभी जानते हो कि कोई भी रेखा है वो बेसिकली दो बिंदुओं से मिलकर बनती है। तो ये इस रेखा का एक बिंदु हो गया, ये इस रेखा का दूसरा बिंदु हो गया। अब यहाँ से मान के चलो जैसे ये देखता है, तो यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं आँख के रेस्पेक्ट में, आई के रेस्पेक्ट में, और एक हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। आपने देखा कि कहीं ना कहीं इन दोनों बिंदु, यानी एक ये हमने लाइन ड्रॉ की और एक लाइन हमने ये ड्रॉ करी। अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक लिमिटेड लेंथ की एक रेडियस ले लेते हैं। एक रेडियस लेके हम लोग क्या करते हैं, एक वर्थ हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। जैसे हम एक वर्थ ड्रॉ करेंगे, वो वर्थ हमारा इस लाइन को यहाँ से कट करेगा और इस लाइन को यहाँ से कट करेगा। तो जैसे ही हमने देखा कि यहाँ चारों तरफ हमने एक सर्किल यहाँ पे ड्रॉ किया, और जैसे ही हमने ये सर्किल ड्रॉ किया, तो बेसिकली ये हमारे पास इस सर्किल का क्या बन गया, एक चाप बन गया। क्या बन गया हमारे पास, इस सर्किल का एक चाप। इस चाप के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, तो ये मान के चलो हमारे पास ये L लेंथ का एक चाप हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये जो पूरा भाग है ये हमारे पास एक प्लेन हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास एक रेडियस है। अब अगर हमें इसका एंगल निकालना है, तो एंगल जब हम निकालेंगे, तो ये जो है आपका एंगल हमेशा जो रेशियो होगा किसका, L रेशियो R, या हम कहेंगे L डिवाइडेड बाई R। और जो L है वो भी क्या है हमारे पास, एक लेंथ है, और लेंथ का मेजरमेंट हम किस में करते हैं, मीटर में। और जो R है इसका मेजरमेंट भी हम किस में करते हैं, मीटर में। तो मीटर से मीटर कट गया। तो इसलिए एंगल की मैं बात करूं तो एंगल का कोई भी यहाँ पर मात्रक नहीं होता है, लेकिन हम एक प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर इस लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये जो कोण है चाप के अंतर्गत जो आपका केंद्र पे बन रहा है किसी वर्त के, वो आपका मेजरमेंट हम लोग करेंगे समतल में, वो किसके अंतर्गत करेंगे, रेडियन में। ठीक है, वैसे ही मान के चलो कोई भी अगर क्यूब हो, या कोई भी मान के चलो कि ऐसी एक सॉलिड सब्सटेंस हमारे पास है, उसका अगर हमें पता लगाना है कि वो किस एंगल पे है, किसी सॉलिड सब्सटेंस का अगर हमें एंगल निकालना है, तो वहां पे हम ड्रॉ करेंगे। तो वहां पर जो आपका रहेगा वो हम लोग जो ड्रॉ करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन की जब हम गणना करेंगे, तो यहाँ सर्किल के बजाय हम लोग वहां पर क्या ले लेंगे, फिर एक स्फीयर ले लेंगे, एक गोला ले लेंगे। ठीक है, तो ये दो, बाकी ज्यादा डिटेल में हम लोग इनके बारे में नहीं चलेंगे, इनके बारे में ज्यादा आपसे कोई नहीं पूछेगा, केवल इतना पूछता है कि पूरक भौतिक राशियां कितनी होती हैं। और पूरक भौतिक राशियों में दो प्रकार की आपकी पूरक भौतिक राशियां होती हैं, जिसमें से पहली रेडियन है, दूसरी आपकी स्टेरेडियन। चलिए अगली भौतिक राशि हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लोग डिस्कस करेंगे दिशा और परिमाण के आधार पे। और दिशा और परिमाण के आधार पे हम उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला भाग जो है वो रहता है हमारा उसका अदिश भौतिक राशि। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अदिश भौतिक राशि। कहते हैं इसको स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन दें, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनके मापन में केवल परिमाण उपस्थित हो, अर्थात दिशा का अभाव हो।
दिशा का अभाव हो, या हम कह सकते हैं जिसमें दिशा नहीं दी गई हो, उनको हम कहेंगे अदिश भौतिक राशियां। इनका अगर हमें उदाहरण देना हो तो क्या क्या उदाहरण दोगे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे उदाहरण की, जैसे कि दूरी, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, विद्युत विभव। अक्सर कंफ्यूजन रहता है और कई बार ये पेपर में सवाल भी आता है, इंपॉर्टेंट है, कि विद्युत धारा कैसी भौतिक राशि है। और विद्युत धारा को अक्सर अगर नहीं पता होता तो हम गलत करके आ जाते हैं, विद्युत धारा को हम सदिश भौतिक राशि कह देते हैं। लेकिन विद्युत धारा सदिश भौतिक राशि नहीं होती है, विद्युत धारा अदिश भौतिक राशि होती है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा में खुद में कोई दिशा नहीं होती है। विद्युत धारा को जैसे हम बैटरी या सेल से जोड़ते हैं तो पूरा जो सर्किट बनता है, उसका जो परिपथ होता है, जिस परिपथ में लोड लगा होता है, जहां पे हमें आउटपुट लेना होता है इनपुट के बाद में, या चार्ज जो भी आपका फ्लो होता है, तो वहां पे विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होती है, खुद की कोई दिशा नहीं होती है। अगर खुद की विद्युत धारा की दिशा होती तो हमें किसी भी स्विच बोर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही विद्युत धारा बहती रहती। इसीलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सभी जानते हो कि मान के चलो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब चालक। अगर कंडक्टर किसी भी पदार्थ, किसी भी धातु के चालक होने के पीछे आप सभी जानते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करते हैं वो करते हैं उस चालक, उस पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी पदार्थ, किसी भी धातु के अंदर, वो उसका जो कंडक्टिविटी को डिसाइड करते हैं, वो उसकी कंडक्टिविटी को बताते हैं, उसकी चालकता को बताते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन हम उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो किसी भी प्रकार की बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। यानी आपने सुना होगा केमिस्ट्री में पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, किसी भी प्रकार की बॉन्डिंग में जो हिस्सा ना लें उन सभी को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जैसे ही हम इस कंडक्टर को एक परिपथ के जरिए, एक लोड के जरिए अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं तो आप सभी जानते हैं, मान के चलो इसको मैंने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। अक्सर इस चीज में भी कंफ्यूजन रहता है, ये सिंगल एक बड़ा टर्मिनल और एक छोटा टर्मिनल इस तरीके से दिखाया गया होता है, तो इसको अक्सर लोग बैटरी समझते हैं। ये बैटरी नहीं होती है, ये होता है आपका सेल, और इसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, आगे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में और डिस्कस करेंगे। और जो बैटरी होती है वो हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होती है, यानी बहुत सारे सेल मिलके क्या बनती है, एक बैटरी बनती है। क्या बनती है? एक बैटरी बनती है। तो मैंने क्या किया, ये कोई भी मेरे पास एक चालक है, उस चालक को मैंने सेल से जोड़ दिया, इस सेल का ये प्लस ये माइनस। आप सभी जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट किया जाता है किसकी तरफ, प्लस की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है आप सभी जानते हो किधर होता है, वो माइनस से प्लस की तरफ होता है। वैसे ही जिस इसके विपरीत जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किधर होगा, प्लस से माइनस की। ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा की खुद की दिशा नहीं है, उसके बहने की दिशा है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक अलग कंसेप्ट हो जाता है, किसी भी विद्युत धारा को बहने की, उसका प्रवाह जो है वो किस तरीके से होता है, कहां से कैसे हमने कनेक्ट किया, तो वो उन सब के पीछे आपने देखा होगा विभवांतर, विद्युत विभव, ये अलग कंसेप्ट हमारा काम करता है। तो विद्युत धारा को हम हमेशा याद रखना अदिश भौतिक राशि हम कंसिडर करेंगे। वैसे ही एक वर्ड मैंने और लिखा है वहां पे, विद्युत विभव। विद्युत विभव और एक और शब्द अक्सर जब करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है, जिसको हम कहते हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में बहुत अंतर होता है। ठीक है, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में बहुत अधिक अंतर होता है। विद्युत विभव और विभवांतर को कभी भी हम सेम नहीं मानते हैं। विद्युत विभव हमारा अदिश राशि में आता है और जब मैं विभवांतर लिखूंगा तो वह मैं सदिश में लिखूंगा। उसके पीछे भी एक लॉजिक है। विद्युत विभव क्या होता है, आप सभी जानते हो, किसी भी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। डिटेल में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे कि अनंत हमें नहीं पता है किस दिशा में, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, हमें नहीं पता कि अनंत कहाँ है। और ये भी नहीं पता कि अनंत नाम की बीमारी होती क्या है, बस कह दिया कि इन्फिनिटी, अनंत। तो अनंत से उठा के किसी आवेश को अगर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है विद्युत विभव होता है। अनंत हमें पता नहीं, तो इसलिए इसमें डायरेक्शन हम फिक्स नहीं कर सकते, तो ये हमारी क्या कहलाती है, अदिश राशि। बट विभवांतर आप सभी जानते हो, ओम का नियम भी हम पढ़ेंगे आगे। आप देखते हो किसी चालक के दो सिरों के मध्य जो विभवांतर में विद्युत विभव में जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, उसका विभवांतर कहलाता है। तो आपने देखा होगा कि जो विभवांतर है बेसिकली वो किसी न किसी चालक के दो सिरों के मध्य होता है, और एक चालक का सिरा से कोई वायर होगा तो कहीं ना कहीं वो फिक्स डायरेक्शन के अंदर होता है। क्लियर? तो यहां पर विभवांतर को हम हमेशा सदिश
में कंसीडर करते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में हम कंसीडर करते हैं। क्लियर हुई सारी चीजें? और भी आप बता सकते हैं बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे जैसे हम फिजिक्स के अंदर और चैप्टर हमारे कंटिन्यू करते रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गति पढ़ेंगे या गति के नियम पढ़ेंगे या हम संवेग पढ़ेंगे या हम लोग कार्य के बारे में पढ़ेंगे या हम शक्ति के बारे में पढ़ेंगे या फिर हम लोग किसी बल के बारे में पढ़ेंगे, उन सब का मात्रक भी हम साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे और ये भी हम लोग वहां बताते हुए चलेंगे कि ये कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। पर्टिकुलर कोई फिक्स नहीं होता है कि भाई ये 20, 30, 40 सदिश राशियां हैं, वही केवल होती है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स जिसको हम जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन किसी भी क्वांटिटीज का अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसका मापन भी करेंगे और मापन करेंगे तो हमें क्या चाहिएगा, इस स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट भी हमें चाहिए। क्लियर? चलिए आगे जो अगली फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम हम लोग लिखेंगे यहां पर सदिश भौतिक राशियां। तो जो सदिश भौतिक राशि है वो क्या होती है वो हम देखते हैं। सदिश भौतिक राशि या जिसको हम कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की अगर डेफिनेशन देंगे तो क्या लिखेंगे, जिनके मापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी गई हो। जिनके मापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी गई हो वो क्या कहलाती है, आपकी सदिश भौतिक राशि कहलाती है। और जो सदिश योग के नियमों की पालना करें वो क्या कहलाती है, आपकी सदिश भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण में लिखूं, यहां पर मैंने लिखा वेग। वेग आप सभी जानते हो कि वेग किससे मिलकर बनता है, विस्थापन बटा समय, और विस्थापन कैसी राशि है, सदिश। तो इसलिए वेग भी कैसी होगी हमारी, सदिश राशि। दूसरा अगर मैं यहां पे लिखूं जो हमारे पास है, मान के चलिए आप यहां पे लिखते हो विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर भी कैसी राशि होगी, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको कहते हैं, ये भी कैसी है, सदिश राशि है। अभी मैंने समझाया था आपको विद्युत विभवांतर क्या होता है। आप लिखोगे यहाँ पे त्वरण एक्सेलरेशन जिसको हम कहते हैं, ये भी कैसी है, हमारी सदिश भौतिक राशि है। इस तरीके से आप बहुत सारी भौतिक राशियों के बारे में बता सकते हो जो क्या होती है, सदिश राशि। बस केवल आपको ये चीजें ध्यान रखनी है अदिश और सदिश में कि अदिश में केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। और सदिश में मैग्नीट्यूड के साथ साथ वहां पर आपकी दिशा भी गिवन होती है, तो वो कौन सी राशि होती है, सदिश भौतिक राशि होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने केवल एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन हमने देखा कि जो हमारे पास भौतिक राशियां होती है वो कितने प्रकार की होती है। अब देखिए, अब थोड़ा बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आगे हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर में, तो वो हम लिखते हैं जो आपका जो मेजरमेंट सिस्टम है या जो मापन की जो पद्धतियां हैं उनके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। तो आगे हम लिखते हैं मापन की पद्धतियां, यानी कि मेजरमेंट सिस्टम। और मेजरमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, आप जैसे मेजरमेंट सिस्टम की शुरुआत करते हो, पढ़ते हो, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए जिसका नाम है लॉर्ड केल्विन। ये महाशय जिन्होंने भौतिक राशियों के मापन की शुरुआत करी और इन्होंने किसी भी भौतिक राशि के मेजरमेंट के लिए एक सिंटेक्स हमें बताया, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया कि अगर किसी भी भौतिक राशि का मेजरमेंट अगर हम करते हैं वो n+u के रूप में करते हैं। ये जो n होता है किसी भी भौतिक राशि का जब मापन हम करेंगे तो वो n जो है वो हमेशा बताता है न्यूमेरिकल वैल्यू को। ये किसको बताएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू को। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमेशा आपकी फिक्स नहीं होती है, ये डिपेंड करती है उस सब्सटेंस, उस पदार्थ की क्वांटिटी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप किसी परचून की दुकान पे जाते हो तो एक किसी व्यक्ति को 5 किलो चीनी चाहिए, किसी व्यक्ति को 10 किलो चाहिए, किसी को 100 ग्राम चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी वो ले रहा है। बट ये जो U है ये रिप्रेजेंट करता है आपका यूनिट, और ये जो यूनिट होती है, ये जो मापने वाला, ये स्वेच्छा से ली जाती है। आप किस में मेजरमेंट करते हो, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग।
आप एमकेएस पद्धति में करना चाहते हो, या आप सीजीएस पद्धति में करना चाहते हो, या फ्रेंच सिस्टम में करना चाहते हो, यानी आप गणना ग्राम में करना चाहते हो, या गणना आप किलोग्राम में करना चाहते हो, या आप मीटर में करना चाहते हो, या किलोमीटर में करना चाहते हो, किस में आप गणना करना चाहते हो वो उस पर डिपेंड करते हैं। उस स्टैंडर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसकी गणना करते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मापने का तरीका होता है। अब अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम जो है हमारे पास, आपने सुना होगा मोस्टली ये जो सिस्टम है इनके बारे में पूछ लिया जाता है। एफपीएस सिस्टम, दूसरा आपका सीजीएस सिस्टम, और तीसरा आपका एमकेएस सिस्टम, और फोर्थ अगर मैं बात करूं तो एसआई सिस्टम। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई ज़्यादा बड़ा सवाल इसमें नहीं बनता है, बट हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। कभी कभार छोटा सा एक बेसिक सवाल आता है कि बताइए निम्न में से गॉसियन पद्धति किस मेजरिंग सिस्टम को या किस मापन पद्धति को कहा जाता है, और ऑप्शन में यही गिवन होंगे। अब सीजीएस तो सुना है, एफपीएस भी सुना है, एमकेएस भी सुना है, बट गॉसियन शब्द आ गया तो डामाडोल, हमें नहीं पता, हम नहीं बता पाएंगे, और हमारा जो सवाल होता है वो गलत हो जाता है। तो ये क्या क्या सवाल इससे पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए इन सिस्टम्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला हम एक सिस्टम उठाते हैं जिसका नाम है, चलिए यहाँ पे 3 भौतिक राशियों को आधार मान के हम इन सिस्टम की डेफिनेशन देते हैं। सबसे पहले लंबाई, दूसरा हमारे पास द्रव्यमान, और तीसरा हमारे पास समय। सबसे पहला सिस्टम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जिसका नाम है एफपीएस सिस्टम। क्या नाम है इसका? एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में ये जो पहला वर्ड है एफ, इस एफ का मतलब होता है फिट। ये फिट जो होती है, या आप देखते हो फुट लिखा हुआ आता है, ये किसकी गणना करता है? लंबाई की। ये पी का मतलब होता है, ये किसको दर्शाता है? पाउंड। और पाउंड जो मेजरमेंट होता है वो किसका होता है? आपका द्रव्यमान का। और एस का मतलब होता है सेकंड, और सेकंड जो मात्रक होता है वो किसका होता है? समय का। अब देखो ये इसके नाम से पता चल जाएगा एफपीएस, यानी एफ का मतलब फीट जो लंबाई की गणना करेंगे हम लोग, पी मतलब पाउंड जो किसकी गणना करेंगे? द्रव्यमान का, और एस का मतलब क्या होता है आपका? सेकंड। सवाल जो बनता है वो आपका ये बनता है, एफपीएस सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ये पूछ लेते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्रिटिश पद्धति भी हम कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी हम इसको कहते हैं। ये नहीं पता होता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है निम्न में से ब्रिटिश पद्धति किस सिस्टम को कहते हैं। तो एफपीएस पद्धति को हम कौन सी पद्धति कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। चलिए अगला जो सिस्टम है जिसका नाम है सीजीएस। अब जो सीजीएस में, इस सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, और जो सेंटीमीटर है जिसको हम सीएम से दर्शाते हैं, ये जो सेंटीमीटर है वो किसका मेजरमेंट है हमारा? ये सेंटीमीटर मेजरमेंट है लंबाई का। जी से बना ग्राम, और ग्राम जो है हमारा वो किसका मेजरमेंट है? द्रव्यमान का। एस वही सेम है, एस का मतलब होता है सेकंड, और सेकंड किसका मेजरमेंट है? समय का। सवाल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने पूछा था गॉसियन पद्धति किसको कहते हैं, तो गॉसियन पद्धति सीजीएस सिस्टम को ही कहते हैं। इसको गॉसियन पद्धति भी कहते हैं, इसको मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, मीट्रिक पद्धति भी हम इसको कहते हैं, और इसी का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच पद्धति, यानी कि फ्रेंच सिस्टम। ये 3 नाम याद रखना, अक्सर एग्जाम में यही पूछते हैं। जो जनरल साइंस के पार्ट में ज़्यादा सब बता सकते हैं, सीजीएस में सेंटीमीटर, लंबाई, मापन वगैरह ये क्या होता है, बट ये नहीं पता होता। कभी कभार ये सवाल एग्जाम में आ जाता है कि इस मीट्रिक पद्धति किसको कहते हैं, फ्रेंच पद्धति किसको कहते हैं, या गॉसियन पद्धति किसको कहते हैं। तीसरा जो सिस्टम है वो हमारा है एमकेएस। इस एम का मतलब मीटर, और मीटर किसका मेजरमेंट है? लंबाई का। के का मतलब है किलोग्राम, केजी से जिसको हम लिखेंगे। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। एस का मतलब है सेकंड, और सेकंड किस जो मेजरमेंट है वो किसका है? समय का। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखना, इस एमके सिस्टम को हम डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। इसका क्या नाम है? डेसिमल पद्धति। अगला जो कैटेगरी है, इसी एमके सिस्टम को बाद में स्टैंडर्ड सिस्टम मान लिया गया। इसी एमके सिस्टम को बाद में स्टैंडर्ड सिस्टम मान लिया गया, और 1960 के अप्रोक्स 1960 में
इसी को नाम दे दिया गया एसआई पद्धति, या इसको कहा गया डी सिस्टम, डी सिस्टम या डीएसआई सिस्टम, ये इसे बोला गया। एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, या डी सिस्टम इंटरनेशनल्स के तौर पे ये जाना गया। क्लियर? तो ये जो एमकेएस पद्धति है, इसको फिर हम लोगों ने क्या मान लिया, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट। आज जो भी किसी भी भौतिक राशि की अगर हम गणना करते हैं, या मार्केट में भी कोई भी अगर हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आपको चाहिए, तो उस फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो मेजरमेंट बेसिकली रहता है वो किसके अकॉर्डिंग रहता है, एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही रहता है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने 3 सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है। अब छोटी छोटी चीजें और आपसे कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं और बता देता हूँ। और बाकी जो रहेगा, जैसे जैसे हमारा चैप्टर चलेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का चलेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी यूनिट्स होंगी, जो भी कैलकुलेशंस होंगी, वो साथ साथ हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। लेकिन कभी कभार ये चीजें भी आपसे पूछ ली जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहा जाए कि बताओ लंबाई की सबसे बड़ा जो मापन है वो हम किस में करते हैं, या जो लंबाई का सबसे छोटा जो मापन है, जो मात्रक है, वो क्या होता है, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, इन सब के बारे में हमारा रहता है। क्लियर? तो चलिए लिखता हूं मैं यहाँ पर, ये बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो साथ साथ हम लोग हर टॉपिक में भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक, तो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। क्या होता है? पारसेक। और एक पारसेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, या आप कह सकते हो 3.083 गुणा 10 की घात 16 मीटर के बराबर आपका एक पारसेक माना जाता है। सबसे छोटी लंबाई की अगर मैं बात करूं, यहां पर लंबाई का जो सबसे छोटा मात्रक है, लंबाई का सबसे छोटा मात्रक जिसको हम कहेंगे फर्मी, और एक फर्मी जो होता है वो 10 की घात -15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है? ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए द्रव्यमान, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक, तो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है CSL। अब ये CSL क्या बीमारी है, देखिए इधर, CSL का मतलब होता है चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है? चंद्रशेखर जो वैज्ञानिक है उनके अकॉर्डिंग एक लिखा गया है, और 1 CSL हमेशा होता है 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। अगर हम गणना करें तो आप इसको ये लिख सकते हो 2.8 इंटू 10⁻13 किलोग्राम, ये वैल्यू होती है 1 CSL की। ओके? अगर इसी द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक पूछा जाए, द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक, द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक है वो है आपका AMU। AMU जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। या परमाणु द्रव्यमान इकाई हम इसको कहते हैं, और 1 AMU बेसिकली 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर इसकी वैल्यू होती है। क्लियर? वैसे ही अगर मैं बात करूं यहां पर समय की, समय की जो गणना करते हैं वो हम करते हैं, जो सबसे बड़ा मात्रक है वो रहेगा आपका कॉस्मिक ईयर। क्या कहेंगे इसको हम? कॉस्मिक ईयर। और जो कॉस्मिक ईयर है वो 256 लाइट ईयर के बराबर होता है, प्रकाश वर्ष के बराबर इसकी माना जाता है। इसका जो सबसे छोटा मात्रक है समय का छोटा मात्रक, जिसको हम कहेंगे सेक, और आपको पता होना चाहिए कि 1 सेक की वैल्यू होती है 10 की घात -8 सेकेंड के बराबर। ठीक है? तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने यहां पर आज डिस्कस करी। द्रव्यमान पढ़ा,
लंबाई, द्रव्यमान, इन सब का मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा। और भी जो बाकी चीज़ें रहती हैं, जैसे जैसे हमारे चैप्टर चलते रहेंगे उनके साथ साथ हम कंटिन्यू करेंगे आगे। नेक्स्ट टाइम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।